चलो भाई इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्या था एक्सरसाइज नंबर 9। वन हाफ ऑफ विच लेंस? तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया। When we put object between f and 2f, तो इमेज कहाँ पे मिलती है? If u is between c and f, तो v कहाँ मिलता है? Away from plus 2f। ओके, इतना हमको पता है। बट द सिचुएशन इज राइट नाउ इज कि ये पूरा नीचे से ब्लर है या फिर ब्लैक कर दिया है या कुछ पेपर रख दिया है इसके ऊपर। लेकिन हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि देयर इज़ अ बीम ऑफ लाइट, कि किसी भी सोर्स में से जब लाइट निकलती है, जब बल्ब जलता है, हमने ऐसा बल्ब देखा हुआ है जीवन में, तो ऐसे लाइट निकलती है चारों तरफ, 360 डिग्री में लाइट जाती है, और वो जो लाइट जाती है वो ऐसे बीम के फॉर्मेट में जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली एक रे को पढ़ते हैं और जो इसके साथ हुआ वो सबके साथ हुआ होगा ऐसा मान लेते हैं। सिंपल है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शेडो यहाँ पीछे गिरता है, एज इट इज़ हमारे जैसा ही दिखता है ज़मीन पर। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आने वाली लाइट की जो बीम्स थी वो सारी हमारे ऊपर गिरी, और हमने जितना पोर्शन कवर कर लिया, लाइट हमने कैरी कर ली, तो ये वाला सारी लाइटें चली जाएंगी ऐसे, और जहाँ पे लाइट नहीं गिरी उतना हमारा शेडो हो जाएगा। सिंपल है। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर सारी लाइट गिरेगी और ये रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट जाएगी रे के इसके अंदर। रिफ्लेक्ट मतलब पहले रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे ऊपर लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो लेंस के अंदर जाएगी, फिर लेंस उसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और पैरेलल जाएगी तो फोकल पॉइंट से पास होगा ऐसे। और क्या ऑप्शन है, पोलारिस से भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर वो ऐसे चला जाएगा तो आपको अवे फ्रॉम 2f इमेज मिल जाएगा। पर सिचुएशन क्या हुई, थोड़े रे जो यहाँ से जाने चाहिए थे वो नहीं गए, थोड़े ऊपर से गए, इसलिए इमेज तो मिल गई पर थोड़ी ब्लर हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी पहले जितनी नहीं होगी। मतलब इट विल फॉर्म इमेज, इसका आंसर क्या होगा, इट विल फॉर्म इमेज, फॉर्म एन इमेज, बट इंटेंसिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा बोलना है। कॉम्प्रोमाइज्ड देन बिफोर, मतलब विदाउट ब्लैक फॉइल जितनी इंटेंसिटी मिलने वाली थी उससे थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाकी इमेज फॉर्मेशन तो होगा। सिंपल है। मतलब इमेज विल फॉर्म बट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये घर जाके ट्राई करना है तो घर जाके जो कंपास बॉक्स हमारा आता है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा सा मिरर लेंस आता है, कॉन्वेक्स लेंस ही आता है, उसमें पेपर का या सेलो टेप लगा के आधा कवर कर देना और किसी चीज़ का इमेज कैप्चर करना, पहले कैप्चर करना है फिर बाद में कैप्चर करना। मतलब यहाँ फ़ैन है तो नीचे एक ऐसे रख के देखना तो फ़ैन का इमेज यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको, फिर आधा कवर करके देखना तो फ़ैन का इमेज नीचे आपको थोड़ा ब्लरिश दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी पहले जितनी नहीं होगी। सिंपल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेरिमेंट करके भी हम चेक कर सकते हैं। और कोई डाउट, किसी को लिखना है आंसर? उसके बाद कौन से क्वेश्चन बाकी है हमारे? 11, 16, 17। ओके, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। बाकी एक भी एक्सरसाइज में किसी को कोई भी डाउट? एक्सरसाइज नंबर 11 कौन पढ़ेगा?
वाच तो वीर। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. उसने बोला कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है। और क्या बोला उसने? कोई बीजू प्रोफेशनल मानस वाँचो। Focal length 15. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, Image 10. इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट क्या प्लेस करेंगे? वी आर यू फाइंड और कोई इन्फॉर्मेशन एक बार आखू वाँची जाए, અને draw ray diagram. एक बार आखू वाँची जाए फरी वंस मोर। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. ओके, तो कॉनकेव के अंदर तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक इन्फिनिटी पे और एक, तो अब कहाँ पे है वो हमें समझना है। सबसे पहले इट विल हैव 2 फोकस एंड 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ये हमें पता है। अब फोकल लेंथ की वैल्यू हमें दी है 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 30। अब वी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कौन सी यूज होती है? कॉनकेव के अंदर लेफ्ट साइड वाली यूज होती है। इमेज ऑलवेज लेफ्ट साइड बनता है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में होगी। इमेज किस तरफ बनता है? वो भी लेफ्ट साइड ही बनता है, तो ये भी माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये इतना ही समझना है। अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने गलती करी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। समझना क्या है हमको? कॉनकेव सुनते ही मैंने कॉनकेव मीटर बनाया, उसके बाद फोकल पॉइंट की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी, यू की वैल्यू रखी। इतना आसानी से लिख दो पहले। फिर क्या करना है? F15, तो बाय डिफ़ॉल्ट पता चल गया इफ़ F15 तो R इज इक्वल टू 2F, तो मुझे आइडिया आ गया कि 30 सेंटीमीटर होगा 2F का आंसर, मतलब पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आंसर 30। फिर मैंने सोचा कि ये कॉनकेव मिरर है, दोनों केस मैंने याद किए तो पता चला कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो भी यहीं इमेज मिलता था, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो भी इमेज यहीं पे मिलता था, वर्चुअल मिलता था ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ तक क्लियर है? अला कोई रिस्पॉन्स डालो। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ यू हैव v एंड f, तो u का वैल्यू मिल जाएगा। करो सॉल्व इसको, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आंसर लाना है। सिंप्लीफिकेशन ऑलवेज खुद से करना है, भले ही बोर्ड पे दिख रहा हो, देखना नहीं है। u का वैल्यू कैसा आना चाहिए? Because we know that object always putting on the left side of the mirror or lens। अब तो सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही करना बाकी है। अब मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, अगर पूछा हो तो क्या करोगे? सेम टू सेम ही आंसर आ रहा है। 1/3 करेंगे तो 0.33। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? वो तो हमको पता है, ये दोनों केस में डिमिनिश होता है, कॉनकेव के दोनों केस में।
मतलब अगर रे डायग्राम अच्छे से किए तो पूरा चैप्टर एकदम इजी लगेगा। तो आज चैप्टर खत्म करके कल NTSC की शीट स्टार्ट कर देंगे। तो उनंतिला सेकंड बेंच रू नील एकदम प्रेम थी पेલું પોઝ નું બટન દબાજે एकदम प्रेम थी। थैंक यू थैंक यू। अब कौन सा क्वेश्चन बाकी है? 16 ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 कौन पढ़ेगा? प्रोफेशनल कारीगर जो है एकदम शांति वाँचो। Find the focal length of power minus 2.0 d. फोकल लेंथ फाइंड करना है जिस लेंस का पावर कितना है? -2. डायोप्टर। What type of lens is this? अब माइनस देख के ही आपको क्या पता चल गया कौन सा लेंस? तो एक आंसर तो खत्म। इसका आंसर माइनस क्यों आता है? कल कराया था। 0.5. इसका आंसर माइनस क्यों आता है? कॉनकेव लेंस की बिकॉज ऐसा क्यों पर कल रीजन कराया था। बिकॉज उसकी फोकल लेंथ जो है वो ये लेफ्ट वाली यूज होती है। तो पावर इज इक्वल टू -1/f का फॉर्मूला बनेगा बिकॉज f माइनस होगा बिकॉज ये वाली फोकल लेंथ यूज हुई है। तो अगर -1/f करेंगे तो पावर भी कैसा आएगा? ऑलवेज इन नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस का पावर ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये हमने रख लिया था और उसका रीज़न ये होता है। अब हमें फोकल लेंथ पूछी है। वी नो दैट द फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू हमें पूछा है तो f को इधर ले आओ और 2 को नीचे ले आओ। तो 0.5 माइनस 0.5 मीटर्स। आंसर चेक करो। बुक के पीछे आंसर होता है ना। हाँ 0.50 तो मीटर में ही है ना आंसर। तो कल मैंने सिखाया था डायोप्टर से कन्वर्ट किस में होता है? मीटर में। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी, एक ही क्वेश्चन बाकी। 17 भी पढ़ लो चलो। Doctor has prescribed a corrective length of power plus 1.5d. Find the focal length of this lens. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया अपने को पावर 1.5 डायोप्टर का लेंस। तो पूछा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। ये तो आप लोग कर पाओगे। 0.3. पर ये प्लस का मतलब क्या हुआ? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस क्यों आता है? बिकॉज उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज राइट साइड की यूज होती है, इसलिए p इज इक्वल टू 1/f में f ऑलवेज प्लस होगा तो इसका आंसर पावर का ऑलवेज प्लस में आएगा। p इज इक्वल टू 1/f तो f इज इक्वल टू 1/1.5 तो 1/3/2 तो 2/3 मीटर्स। 0.6. 2/3 को किसी को करना है फ्रैक्शन में तो कर सकता है। कोई क्वेश्चन बाकी? सारी एक्सरसाइज खत्म, पक्की बात। इंटेक्स्ट भी हो गए। सारे इंडेक्स भी सबको आते हैं, कोई डाउट नहीं।
बस तो एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर वो शीट चालू करेंगे। एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके वो शीट स्टार्ट कर देते हैं। वो जो शीट थी एनटीएससी की वो। चलो इसको जाने दें, निकाल दें इसको। एक चैप्टर जो है बस बस लाइट का पहला फिनोमिना क्या पढ़ा हमने? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट टॉपिक क्या था? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। उसमें हमने सीखा था कि अगर प्लेन मिरर के पास खड़े होंगे तो जितना दूर खड़े होंगे उतना ही दूर अंदर इमेज मिलेगा, पर क्या हो जाएगा? लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, वर्चुअल इमेज मिलेगी और लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी। प्लेन मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज और वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। फिर हमने क्या देखा था? उसके लॉस होते थे कुछ, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते थे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। हाँ, रेगुलर मतलब किसी प्लेन ऐसे स्मूथ सरफेस से हो तो वो रेगुलर, और किसी ऐसे सरफेस से हो तो वो इरेगुलर होगा। ऐसे कहीं से भी लाइट आएगी, कहीं भी जाएगी, और उसका जो एंगल होगा परपेंडिकुलर के साथ वो तो ऑलवेज सेम होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता था? एवरीथिंग एसोसिएटेड विद दिस डायग्राम लाइज इन द सेम प्लेन। एवरीथिंग मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। उसके बाद कौन सा थियरी? तो कि भाई नॉर्मल मिरर का तो बहुत इजी था, इसलिए स्फेरिकल मिरर को इंट्रोड्यूस किया गया। देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव में किसी को कोई डाउट? कॉनकेव मतलब कौन सा होगा? और कॉन्वेक्स मतलब ऐसा होगा। इट विल हैव 6 रे डायग्राम्स। इसके पास 2 रे डायग्राम है। रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कौन से फॉर्मूला चाहिए? पैरेलली आएगा तो फोकल में से जाएगा, फोकल में से आएगा तो पैरेलल जाएगा, पोलारिस पे आएगा तो सेम एंगल से वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वैसा का वैसा वापस चला जाएगा। तो दिस वर द 4 रे फॉर्मूलास, जिसको यूज करके इसके 6 डायग्राम बनते थे, इसके 2 डायग्राम बनते थे। फिर इसके सम सॉल्व करने के लिए इसके 2 डायग्राम करने हैं। तो देखो क्या होता है इसमें। फर्स्ट रे डायग्राम क्या था? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइन क्या हो जाएगी? डाइवर्ज, डाइवर्ज। अब ये कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका फोकल पॉइंट तो पीछे है, बिकॉज ये इस तरफ स्फेरिकल बन रहा है। तो इसको पीछे एक्सटेंड करा हो तो यहाँ पे पॉइंट साइज का इमेज मिलेगा, और कैसा मिलेगा? वर्चुअल इमेज मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। अब दूसरा रे डायग्राम देखते हैं इसी केस में। दूसरा इन्फिनिटी की और पी के बीच में कहीं पे भी आप रख दो तो सिचुएशन क्या होगी? इसके अंदर क्या कर सकते हैं? पैरेलल लाइन भेजो, ऐसे चली जाएगी, पोलर इस पे भेजो, ऐसे चली जाएगी, कोई कहीं पे मिलने वाला नहीं है। पीछे एक्सटेंड कराओ तो यहाँ पे कहीं पे छोटा सा इमेज मिला,
बिटवीन एफ एंड पी, वो भी कैसा मिला, वर्चुअल इमेज। सिंपल, मतलब इन्फिनिटी से नज़दीक आए तो थोड़ा इमेज आगे आ गया। दिस वर द 2 केसेस, यहाँ के 6 केस तो हमें रट चुके हैं अच्छे से। अब वी नो दैट मिलर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f इक्वल टू, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और -v/u। इन दिस फॉर्मूला हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन, तो कि भाई मिरर के ओरिजिन पे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रख दो, राइट हैंड साइड पे सब कुछ प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, ऊपर की बाजू सब कुछ प्लस, नीचे की बाजू सब कुछ माइनस। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर कौन सा मिरर है कॉनकेव तो उसका तो फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड आएगा, तो वो भी उसका फोकल पॉइंट माइनस होगा। पर यू ऑलवेज माइनस किसके लिए होता है, तो कि भाई फॉर एवरी केस। सिंपल, यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, इसको यूज करके हमने बहुत सारे सम भी सॉल्व किए। अब हमारा दूसरा था रिफ्रैक्शन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन में आएगा ना, रिफ्रैक्शन मान, रिफ्रैक्शन मान। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब रिफ्रैक्शन क्या था, तो कि भाई बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर उसमें एक वर्ड देखा था हमने, ऑप्टिकली डेंसर। व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकली डेंस? मतलब ऑप्टिकली डेंस मीडियम में लाइट को पास होने में स्ट्रगल हो तो वो डेंस मीडियम, और रेयर मीडियम में आसानी से पास कर सकता है। फिर बेंडिंग ऑफ लाइट समझने के बाद हमने उसके भी 2 लॉ सीखे थे। रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ थे। पहला लॉ क्या था, ये वाला केस, कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल तो हमने याद किया था RDT, और अगर वो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो DRA, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना हमें याद करना है। तो फर्स्ट लॉ हमें सिखाता है कि कौन कहाँ जाएगा, मतलब RDT इज योर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था, तो भाई साइन आई अपॉन, मतलब ये RDT और DRA दोनों एक ही है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या था, तो भाई स्नेल्स लॉ। अब फिर हमने क्या बनाया, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास लैब। ग्लास लैब में हमने क्या सीखा कि भाई एयर में से ग्लास में आएगा, मतलब रेयर में से डेंसर में तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास में से एयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये ऐसे जाने वाला था, उसकी बजाय ऐसे जाने लगा, तो एक्स का मतलब क्या था, तो एक्स वाज नोन एज लेटरल शिफ्ट। फिर क्या था इसमें, और स्नेल्स लॉ को थोड़ा अच्छे से याद करो, n1 साइन θ1 इक्वल टू n2 साइन θ2, दैट वाज द फॉर्मूला। इसका यूज़ मोस्टली कहीं पे नहीं आएगा, हमें हमारे लेवल पे जो NTSC का शीट है उसमें आएगा, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से पूरा डिराइव करेंगे। अभी क्या करना है हमें बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, और कौन सा थियरी इंपॉर्टेंट था, तो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट एयर में और वैक्यूम में कैसी होती है, तो कि भाई सेम। उसकी वैल्यू क्या है स्पीड ऑफ लाइट की, मीटर पर सेकेंड। ये बाजू में क्या है उसको बोलना है ऑलवेज। अब मैं ऐसा चाहूँ कि भाई n12 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, V2/V1। क्लियर सबको? और अगर n21 की पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसमें से हमने 14 सम सोल्व किए थे। डायमंड के अंदर कितनी स्पीड होगी, वो तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके अंदर स्पीड आधी हो जाती थी, 1.5 समथिंग आंसर आता था उसका। 1.2 × 10⁸।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमने समझे स्फेरिकल लेंस। लेंस में एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से बनने वाले 6 रे डायग्राम, इससे बनने वाले 2 रे डायग्राम। और फॉर्मूला फॉर लेंस क्या था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए तो मैग्नीफाई हो चुका है, इक्वल टू 1 आए तो दोनों इमेज सेम है, इमेज ऑब्जेक्ट सेम, और लेस देन 1 आए तो डिमिनिश हो चुका है। इसके बाद कोई थियरी? पावर ऑफ लेंस। पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। डायोप्टर का कन्वर्जन हो सकता है मीटर के साथ, मतलब सेंटीमीटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डायोप्टर। मतलब अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तब जाके फॉर्मूला में लिखेंगे, फिर आंसर डायोप्टर में आएगा। सिंपल। और अगर मल्टीपल लेंसेज सिस्टम है तो नॉर्मली पी नेट फाइंड करने के लिए जितने भी पावर है उसको ऐड कर दो। फॉर सिस्टम ऑफ लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जितने भी पावर है उसको सिंपली ऐड कर दो। तो सारा चैप्टर एक साथ हमने लिख दिया है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ले भाई बस। चलो एक हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग। કોને તકલીફ છે? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज नॉट इन आवर बुक बट एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सूचवे સાંભળાયું મને? क्या हुआ? टिंडल इफेक्ट याद है 9th क्लास में? कि कोलोइडल सॉल्यूशन के नीचे से हम फ्लैश लाइट लगाते हैं तो पूरा जो ग्लास होता है पानी भरा हुआ कांच का ग्लास लेना है, उसमें कुछ कचरा डालना है, फिर नीचे से फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो पूरा ग्लास जगमगा उठेगा, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या फिर एक रूम पूरा बंद कर दो और किसी एक कोने में से लाइट को आने दो तो लाइट में जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे वो क्या करेंगे, हमको दिखेंगे, उड़ते हुए दिखेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो टिंडल इफेक्ट एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। एग्जैक्टली बोल नहीं सकते पर हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि ऑल द टाइनी पार्टिकल्स इनसाइड द एयर वो क्या कर रहे हैं, आने वाली लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हमें दिख रहा है, सारे पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है कि इन द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हुआ कैसे? तो नीचे से जब हमने फ्लैश लाइट ऑन करके लाइट को अंदर इंसर्ट किया तो रे ऑफ लाइट सारे गए ऐसे, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, सब अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट हुए सरफेस के साथ। आफ्टर सम एंगल, एक ये पर 90 डिग्री पर ये दूसरा एंगल, ये दूसरा एंगल, एक एंगल के बाद यहाँ से क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं। पार्शियली लाइट
यहाँ से बाहर निकलती है और पार्शियली अंदर रिफ्लेक्टेड बैक होती है। मतलब मैंने बोला था आपको कि इन रियलिटी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो पानी के नीचे ऐसे लाइट लगाने से सिचुएशन क्या हो गई, थोड़ी लाइट पानी में से रिफ्लेक्ट भी होगी, थोड़ी आर पार निकल भी जाएगी, तो थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी और ऐसे ना, फिर ऐसे बेंड होते होते ऐसा हो जाएगा। हाँ ऐसा ना। और ये डेंसर है, ये रेयर है, और ये पूरा नॉर्मल के साथ ही बाहर निकला है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करते करते थोड़ी लाइट जो अंदर ही अंदर घूमती रही, उस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लाइट में, डायमंड में अंदर लाइट जाने के बाद उसको बाहर निकलने में टाइम क्यों लगता है? बिकॉज वो एक तो डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली डेंसर, मतलब लाइट अंदर घुसने के बाद उसके अलग अलग फैसेट के साथ ऐसे टकराती है, मतलब रिफ्लेक्शन होती रहती है अंदर ही अंदर। बहुत बार अंदर ही रिफ्लेक्शन होने के बाद बाहर निकली, इसलिए उसको टाइम लगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती रहे, उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल है। वो प्रॉपरली 12th में आता है कि ये एंगल का यूज़ करके हम उसको मेजर करते हैं, और हमें अभी उस प्रॉपरली उसमें नहीं जाना है। खाली आपको मैं जब वो शीट कराऊंगा NTSC की, तो उसमें ये वर्ड आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो लेक्चर का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। वो जो शीट होगी उसमें 50 MCQ होंगे। उसमें पहले पेज के ऊपर सारे आपके वो लिखे होंगे, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला मैंने आपको एक कराया था कि भाई हाउ मैनी इमेजेस विल फॉर्म इफ़ वी आर अरेंजिंग 2 प्लेन मिरर्स एट 0 डिग्री एंड पैरेलली, और बीच में एक हम कैंडल को रखेंगे तो कैंडल की कितनी इमेज मिलेगी। वो इन्फिनिटी हमने कैसे किया था? तो क्या भाई फॉर्मूला वाज गिवन एज 360/θ, और इन दोनों में दोनों परपेंडिकुलर, नो एंगल, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो मैथमेटिकली भी नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिल गई थी इन्फिनिटी। अगर ऑड नंबर आता है तो क्या करते थे, 360/θ -1, सिंपल। अगर इवन नंबर आता है तो डायरेक्टली आंसर, ऑड होता है तो -1 करते थे बस। तो ऐसे ही इसके अंदर बीच में अगर कोई एंगल बन जाएगा तो क्या होगा, ये एक केस मैंने वहाँ से आपको कराया था। ऐसे 2-3 केस नए आएंगे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऐसे केस में क्या होता है, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज का यहीं तक रखते हैं। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। हाँ, जवानों 10 मिनट પછી જ છે કવરેજ। हाँ ओके ओके ओके, इधर ध्यान दो, एक वस्तु कोटि का जी, नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 डिवाइड बाई थीटा, और अगर ये क्या आ जाए, इवन आ जाए तो -1 करना है। ये ऑड नंबर के लिए सही है, इवन के लिए आपको 360/θ -1 करना है। ये वक्त થઈ ગયો स्लीप ऑफ टंग।